ओके क्लास। गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी। हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की हम लोगों ने बात करी थी। तो वो हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रन करती है तो उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉफिट को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और हम लोगों ने दूसरी बात करी थी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, क्योंकि अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को के लिए उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे या अपने शेयर होल्डर्स को वो उतना ज्यादा कहा जाए कि एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट की चीजें नहीं दे पाएंगे, तो क्या है, उनके लिए वो उतने वर्दी नहीं होंगे। ठीक है। कोई भी कंपनी हमेशा ये चाहती है कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो उनकी कंपनी में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें। इस चीज को श्योर करने के लिए वो लगातार उनको डिविडेंड्स या उनके अच्छे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव आउटकम्स करते रहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही सब चीजें डिस्कस करी कि ये, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करते हैं। यानी हम लोग ये चीज सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में ही पूरा फोकस रखते हैं। हम ये नहीं ध्यान रखते कि हमारी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ जैसे जैसे अभी करंट में जो मनी की वैल्यू है वो आगे आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो एक साल के तो होते नहीं है, वो कई साल के होते हैं। और आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, आपके जो भी गोल्स होते हैं उनमें जो भी आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया होता है, कैपिटल लगाई होती है, उस कैपिटल से आपको अभी आपने लगाई है तो आप 100 रुपीज लगा सकते हैं, लेकिन आप जब फ्यूचर में लगाओगे तो वही 100 रुपीज आपको एड ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि मनी की इन्फ्लेशन के वजह से मनी की जो परचेजिंग पावर होती है वो घट जाती है। अच्छा, अब ये बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे कहीं पर भी नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को भी एक मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखा गया। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम लोग बात करते ही हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स से अगर हमें अभी पैसा मिल जाता है हमारे शेयर होल्डर से तो हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वही पैसा हमें कुछ साल बाद मिलेगा तो वो जो बीच का जो गैप है, वो जो अपॉर्चुनिटी हम उस पैसे से एक्वायर कर सकते थे, उस पैसे को हम लोग कहीं यूज करके यूटिलाइज करके उससे बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न कर सकते थे, हम लोग उनसे काफी दूर हो गए। तो आज हम लोग यही बात कर रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इसको किस तरीके से देखेंगे हम लोग। तो अब आ जाते हैं हम लोग। Wealth maximization is one of the modern approaches which involves latest innovation and improvement in the field of business concerned. जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जब भी हमारे लिए मनी मैटर्स करता है, फाइनेंस मैटर करता है हमारे, क्योंकि उससे हम नए नए क्रिएटिव आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज, या अगर हम लोगों को जो फंड रेज करना पड़ता है अपने इन प्रोजेक्ट के लिए तो वो हम किसके पास जाते हैं? अपने शेयर होल्डर्स। क्योंकि जैसे हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट में जब बात करते हैं तो बेसिकली जितने भी ओनर ऑफ द कंपनीज होते हैं या जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं उनका दायरा यहाँ तक होता है कि वो ये सोचते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अच्छा मिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर का बनाती है वो डेट और इक्विटी से ही बनाती है। डेट यानी कि डिबेंचर से, इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स की इक्विटीज रहती हैं। तो बेसिकली जब इन दोनों का हमें मिक्स तैयार करना होता है, और तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक। डेट का तो होता है क्योंकि डेट एक तरीके से लोन होते हैं, लेकिन उसमें आपकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको उसमें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर वे में देना ही देना होता है। और इक्विटी के साथ ऐसा नहीं है। इक्विटी में कई तरीके की इक्विटीज होती हैं, जैसे कुछ बेसिक इक्विटीज होती है, कुछ प्रेफरेंशियल राइट वाले शेयर्स होते हैं। तो अगर प्रेफरेंशियल वाले हैं तो आपको उनको डिविडेंड्स देने पड़ते हैं। इक्विटीज के लिए जो अर्निंग पर शेयर होती है वो जब एंड में आती है, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर, जब वो बढ़ जाता है तो वो बेनिफिशियल हो जाता है वेल्थ के, यानी एक शेयर होल्डर के वेल्थ के।
तो यानी हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता जाए। तो जो अर्निंग पर शेयर जब इंक्रीज हो जाती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है, और उनके शेयर होल्डर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कहा जाए कि ट्रस्ट दिखाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं। और होता क्या है ना, यही शेयर होल्डर्स आपकी खुद की पब्लिसिटी भी करते हैं कि भाई मैंने ये शेयर्स खरीदे इस कंपनी के और इसमें लगाए हैं और मेरे को इतना फायदा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं आपको खुद भी लॉयल होते हैं और आपको एक अच्छा लॉयल इन्वेस्टर भी क्रिएट करके देते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों की बात करी जा रही है। The term wealth means shareholders' wealth, or it refers to the maximization of net present value. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, यहाँ पर भी वही आ रहा है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करी जा रही है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है क्लियरली, और हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि जो वेल्थ होता है वो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और ये वेल्थ शेयर होल्डर के वेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। वेल्थ का मतलब होता है, एक तरीके से आप ऐसा समझिए क्लास कि वेल्थ का मतलब होता है जब हम एसेट्स को बढ़ाते हैं, अपनी लाइबिलिटीज नहीं, हम जब अपनी एसेट्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, उस एसेट से भी फिर हम एसेट्स बना लेते हैं। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे, जैसे लोग घर खरीदते हैं, घर एक एसेट्स होता है, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा मेंटेनेंस और सारी चीजें आती है, लेकिन आप जब आपके पास एक घर होता है रहने को, तो आप उससे और सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आप वहाँ शॉप्स खोल सकते हैं, या आप और अपने खुद की चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई योगा सेंटर खोल लिया, या आपने रेंट पे भी उठा दिया, तो यानी आपके पास जो एसेट्स होती है वो क्या करती है, आपको और ज्यादा एसेट्स बनाने के लिए आपको अर्न करके देती है। तो इसीलिए वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है, यानी प्रॉफिट के साथ साथ हम वेल्थ भी बनाते जाए अपनी। अब यहाँ पर ये एनपीवी की बात करी गई है, तो यहाँ पे लिखा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एनपीवी इज यूज्ड टू कैलकुलेट टुडेज वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। बेसिकली नेट प्रेजेंट जैसा लिख रहा है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी अभी की वैल्यू हमें बताना है, जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं उनके लिए हमें अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, अभी हमें कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, ये बात हम लोग करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू और उसका फॉर्मूला देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अब पॉजिटिव एनपीवी, अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट मींस कि ये हमारे फ्यूचर के गोल के लिए पॉजिटिवली काम करेगा, और ये हमें आगे जो हमने प्रोजेक्ट अपना एक्वायर किया है, या आगे हम अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट्स एक्वायर होंगे। तो हमारी एनपीवी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव होती है, अगर वो हमने मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली और हमने देखा वो नेगेटिव में आ रही है, तो इट मींस कि हमारे पास हमें जो अर्न होगा वो लॉसेस में अर्न होगा, तो हम लॉस तो नहीं करना चाहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो प्रेजेंट में हमारे लिए सही है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उसको एप्लीकेबल कर लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे उसके। और अगर वो नेगेटिव में आ रहा है देन वी डोंट यूज। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में है शेयर होल्डर्स की वेल्थ बेसिकली होती क्या है। ये आप चाहे नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से, हम लोग देख लेते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कराएं तो जब वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है, और बढ़ती किस वजह से, या तो डिविडेंड्स या कैपिटल गेन्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं, जब भी किसी फर्म की वैल्यू बढ़ती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का पार्ट देते हैं, शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स। दूसरी चीज ये कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी लिए जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म को ज्यादा इम्फेसिस किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए हमारे पास एक एसेट्स थी, उसको हमने बेचा, पहले की एसेट्स थी, पहले जो हमने खरीदी थी, तो ऑब्वियसली वो हमने 1 लाख का खरीदा था, और अभी उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अभी हमें उसके जब हम सेल आउट कर रहे हैं तो 10 लैक्स मिल रहा है, तो हमने वो 10 लैक्स एक्वायर करके हमने वापस से उस 10 लैक्स की 5-5 लैक्स की दो और जमीन या लैंड या यूनिट या जो जो भी हमने परचेज कर ली। तो
हुआ क्या, ये जो डिफरेंस होता है ना कि हमने कितने में खरीदी और कितने में बेची, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो ये जो कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, यानी पहली चीज डिविडेंड्स और दूसरी चीज कैपिटल गेन्स। फिर आते हैं हम लोग ऊपर, ऊपर दिया हुआ है शेयर होल्डर्स हैव अ कैश इन हैंड। फिर क्या होता है, इसकी वजह से शेयर होल्डर्स के हाथ में कैश आ जाता है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है शेयर होल्डर्स एबल टू एंजॉय, नो डाउट जब शेयर होल्डर्स को इस तरह की चीजें मिल जाती हैं तो वो हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं और वो आगे भी और या तो आप ही की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वो कहीं और अपना सेव कर रख सकते हैं। और एंड यहाँ पर दिया है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, यहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाती है। ये हम लोगों ने देखा तब जब हम लोग कंपनी की तरफ से चल रहे थे। अब हम अगर हम लोग चलते हैं, अगर एक शेयर होल्डर की वे से देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ है। शेयर होल्डर उसको क्या करना चाहते हैं, अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उनके पास जो कैश रहता है वो अलग अलग चीजों में उसको इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है और ज्यादा इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। तो यही हम लोगों ने बात करी शेयर होल्डर्स के वेल्थ की। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। बार बार ये टर्म आ रहा है, हम लोगों ने ये समझा भी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ टूल ऑफ कैपिटल बजटिंग। यानी ये वो टूल है जिससे हम लोग कैपिटल बजटिंग को एनालाइज करते हैं। क्यों एनालाइज करते हैं, ताकि हम किसी प्रोजेक्ट या अपना कोई इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उस वो हमें प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम ये जान सकें। ठीक है, तो जब भी हम बजट बनाते हैं, बेसिकली होता क्या है ना कि बजट तो सब नॉर्मल वे में आपने सुना ही होगा कि बजट्स बन रहे हैं अलग अलग। कई बार हम लोग अपने घर का भी बजट बनाते हैं, मम्मी लोग बनाते हैं। तो होता क्या है, जब हम बजट बनाते हैं ना तो हम एनालाइज करते हैं कि भाई हम यहाँ इतना पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, ये इस चीज में हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये शेयर्स में हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हमने इस कंपनी में या इस स्टार्टअप में इतना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है हमने। तो हम ये देखते हैं कि भाई अभी हमें इतना पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर में हमें इस पैसे का क्या वर्थ मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम जो अभी पैसा लगा रहे हैं इससे भी नीचे चले जाए, हम इससे ऊपर जाना चाहते हैं हम। यानी हमने अभी 100 रुपीज लगाए तो आगे वापस हमें कितना मिल रहा है, तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं थ्रू अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखा है इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कितना पैसा हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस इन्वेस्टमेंट में लग रहा है, और लगने के बाद यानी कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक, मान लो एक प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया 10 साल के लिए। ठीक है, तो कितना पैसा हमने लगा 10 सालों में, और उतना 10 सालों में लगाने के बाद यानी कितना आउटफ्लो किया हमने, उसमें कितना पैसा लगाया है, और इनफ्लो हमें कितना हो रहा है। यानी हमें अगले 10 सालों में हमें उस इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये जो हमें डिफरेंस होता है ना इसका, कि हमने 100 लगाया था और हमें 150 वापस हुआ, तो ये जो 50 रुपीज है यही हमारा हो जाएगा कि हमें ये बेनिफिट हो रहा है इससे। तो इट मीन कि अगर 50 दिख है उसमें शो होगा, तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर हम देखते हैं कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है, यानी हमने 100 लगाया और हम लोग उससे भी नीचे चले गए, तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम इट मीन्स कि हमें लॉसेस होंगे, हमें ये प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें इसको सेलेक्ट करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आगे हम लोग उसमें देख रहे हैं एक फॉर्मूला भी इसका दिया हुआ है। आगे हम लोग ये तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग जब थ्योरीज और अप्रोचेस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या प्रेजेंट वैल्यू होता है, क्या आउटफ्लो होता है, क्या इनफ्लो होता है, किसी प्रोजेक्ट में अलग अलग कैसे फ्लोज बनते हैं। अभी हम लोग ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर टी
यानी नेट कैश फ्लो, आपको कितना आप कैश फ्लो आपको करना पड़ रहा है, यानी कितना पैसा आपको लगाना पड़ रहा है उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है। डिवाइडेड बाय वन। वन जो होती है आप देखोगे कि जितने भी इस तरह के फॉर्मूले होते हैं उसमें वन दिया रहता है। वन का मतलब होता है कि एक तरीके से अभी जो करंट में सिचुएशन है, अभी जो वैल्यू है हम उसको 100% मान रहे हैं, यानी कि वन मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लोग मान लेते हैं प्लस आई। आई होता है डिस्काउंटेड रेट, यानी डिस्काउंटेड रेट ये दिया जाता है कि अभी करंट में कितना चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो जो मनी की, यानी ये जो 1 रुपी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक है, घटती चली जाएगी। तो हम उसी घटती हुई वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यानी आई क्या है, डिस्काउंट रेट है, वही रेट है, हम उसको ऐड कर लेंगे ताकि हमारी जो वन की वैल्यू है वो उतनी बनी रहे। और टी क्या होता है, टाइम ऑफ कैश फ्लो, 10 साल, 15 साल, 6 महीने, ये जो भी है टाइम। टाइम से इसको मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं क्योंकि हम वन की वैल्यू लगातार बनी रहे और ओवर द टाइम। ये टी जो स्मॉल सा दिख रहा है आपको, ये टाइम है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका कि क्या आगे जितने भी इस फॉर्मूले में पार्ट्स हैं उनका क्या मतलब है, ठीक। तो ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी फेवरेबल, कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि सही है, ये गलत है, इसमें ये इश्यूज है, इसमें ये इश्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात करी जा रही है। कुछ फेवरेबल, यानी कुछ ने फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए और कुछ ने अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला, ये हम सब लोग फेवरेबल वाले पढ़ रहे हैं अभी, अच्छा, ठीक है। Wealth maximization is superior to the profit maximization because the main aim of the business concern under this concept is to improve the value or wealth of the shareholders. इसको सुपीरियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को कैसे हम बेनिफिट दे सके, यानी जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है हम उसको किस तरीके से प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, हम उसको किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करके दे सकते हैं। तभी दे सकते हैं जब उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, जब उनकी एसेट्स बढ़ जाए या इम्प्रूव हो जाए, कुछ उसमें पॉजिटिविटी दिखे। तो इसीलिए हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हमेशा ऊपर रखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ओके। फिर आता है सेकंड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न। नो डाउट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, जो हम लोगों ने कॉस्ट बिजनेस में लगा रखी है, ये उनकी उसकी वैल्यू की बात करते हैं कि कितना पैसा हमने लगाया, क्योंकि हम लोग इसमें एनपीवी की बात करते हैं तो यही बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट में हमने कितना पैसा लगा दिया ओवर द इयर्स। टोटल वैल्यू डिटेक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस, इट प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न। यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कितना पैसा हमने इन टोटल लगाया है, जितने भी सालों में लगाया हो, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि इतने सालों में हमने एक ही जगह कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उस टोटल इन्वेस्टमेंट से हमें कितना वापस हमारे पास आया है, कितना हमें प्रॉफिट मिल के आया है, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, जो कि सही है। प्रॉफिट में हम लोग ये देखते हैं कि हर साल हम बस कितना प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं, हमने कितना पैसा लगाया, हम लोग उस पर फोकस कम करते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर बोथ टाइम एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग रिस्क फैक्टर को प्रॉफिट में थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, उसमें से ज्यादा अर्न करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग रिस्क को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन वेल्थ में हम लोग टाइम को भी ध्यान देते हैं, यानी ओवर द टाइम हमें इस प्रेजेंट वैल्यू की कितना हमें रिवर्ट मिल रहा है, और हम लोग रिस्क भी देखते हैं, भाई इस चीज में इन्वेस्ट करें और उससे हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो और कौन सा कम से कम रिस्की हो, ठीक है। फोर्थ है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम
एश्योर करते हैं कि जितना पैसा हमने लगाया है वो सही जगह लगे और हमसे पूरा रिवर्ट मिले। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूज करते हैं, परफेक्ट तरीके से एश्योर करने के लिए हम उसको सही तरीके से एनालिसिस करते हैं और सही जगह लगाते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट एंश्योर्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हम लोग इसमें इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी मैटर करते हैं इसमें। जैसे प्रॉफिट मेकिंग में क्या था, हमें सोसाइटी से और कौन नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं था। क्योंकि हम बहुत बार गलत तरीकों का इस्तेमाल भी करते थे प्रॉफिट मेकिंग में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, हम सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी बना के रख के चल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वही हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स परचेज करेंगे। फिर आते हैं, ये सारे हम लोगों ने जितने भी बात करी ये सारे थे फेवरेबल। अब हम लोग बात करेंगे अनफेवरेबल। कौन से आर्गुमेंट ऐसे हैं जो फेवर नहीं करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। फर्स्ट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू मैम की चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि एक तरीके से हम कहेंगे मैम हैं। सेकंड पॉइंट है, मैम यस यस। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। नेट इशू कर रहा होगा मैम। हाँ हमें भी यही लग रहा है, कॉल कनेक्ट हो रही है ना। अभी आ रही है आवाज क्लियर? यस मैम, मुझे लग रहा था कि मेरे में कोई प्रॉब्लम हो गई है। नहीं है, आज कुछ नेट का इशू भी है। ओके, सेकंड पॉइंट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरह ही है, इट इज द इनडायरेक्ट नेम ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अनफेवरेबल कमेंट देते हैं कि ये तो एक तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही तो हुआ ये। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें बस वेल्थ क्रिएट करते हो, तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड वे है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। थर्ड पॉइंट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी। ठीक है, क्योंकि वेल्थ में हम कोशिश क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ पे फोकस करते हैं। तो ये यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि इससे क्या होता है, इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है एक तरीके की। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट जो होती है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट होता है और जो शेयर होल्डर्स होता है, क्योंकि वो ओनर ऑफ द कंपनी हो जाता है, तो जब हम ओनर ऑफ द कंपनी हो जाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे डिसीजंस को प्रायोरिटी दी जाए या हमको भी प्रायोरिटी दी जाए, ओपिनियंस लिए जाए हमारे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने तरीके से चीजों को कल्टीवेट करना चाहता है और सेम टाइम पे ओनरशिप चाहती है कि हमारा भी इंटरफेरेंस हो। फोर्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट अलोन एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स। ठीक, ऑब्वियसली कि कई बार इसमें भी ये होता है कि जब हम ओनरशिप को निग्लेक्ट करते हैं, जब हम अपने शेयर होल्डर्स को इंटरफेरेंस उनका कम करने की कोशिश करते हैं, तो सारे बेनिफिट्स कौन लेना चाहता है, जो मैनेजमेंट है। ठीक है, वो ये चाहता है कि हमारे अकॉर्डिंग सारे काम हो, हम डिसीजंस लें, हम जब चाहें तब डिविडेंड्स मिले। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। लास्ट पॉइंट है, द अल्टीमेट एम ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट में जो बात करी जा रही है वो यही वो कह रहे हैं कि एक तरीके से आपका रास्ता तो सेम ही है, आप अल्टीमेटली जाना तो प्रॉफिट ही की तरफ जाते हो। आप कब बोल रहे हो कि आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एसेट्स बनाना चाहते हो, लेकिन एसेट्स बढ़ेगी कैसे, एसेट्स तो तभी बढ़ेगी जब प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये क्या है, ये अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट से क्रिटिसाइज किया गया है इन पार्ट से इन चीजों को। और जो कि कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि कुछ चीजें सिमिलर सी होती हमें दिखती हैं कि हाँ बहुत बहुत एक थिन लाइन है। अगर हम कहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, ये जो थिन लाइन है ये बेस है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, यानी फ्यूचर में हमने जितना पैसा एक प्रोजेक्ट में लगाया और उस प्रोजेक्ट से हमें कितना पैसा हमारे पास आ गया है, इनफ्लो कितना हो गया है ओवर द टाइम। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर ये हम लोगों ने बात करी, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बात करी इनफ्लो और आउटफ्लो की। तो ये वाली बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं करते हैं हम लोग। और फिर दूसरी चीज हम लोग एक बात और है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ना ये इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ना हम इसका कैलकुलेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यूज करते हैं। हम नहीं देखना चाहते कि हमने अभी कितना पैसा लगाया और फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा। हम बस ये चाहते हैं कि हमें अभी तुरंत वो कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा हो और हम लगातार उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए लगे रहते हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता है, ठीक है। वो ये बात करता है कि इन फ्यूचर हमें अगले कुछ सालों तक कितना अर्न होता रहे। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ा कंजर्वेटिव है, हम कहेंगे थोड़ा नैरो है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थोड़ा ब्रॉडर वे में, हम उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क या नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। और जो इसको ये जो थिन लाइन है ये इसी पे बेस है, जिससे हम दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिससे हम दोनों जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली फेवरेबल और अनफेवरेबल जो चीजें थी। अब हम लोग बात करेंगे मेरिट्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे हम लोगों ने मेरिट डिमेरिट्स की बात करी थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ऐसी हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पहला है द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव टेक्स केयर ऑफ द, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है वो फॉलोइंग चीजों का ध्यान रखता है। पहला क्या है, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। नो डाउट ये बात सही है कि जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स को जैसे होता है ना, जब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और जब हम नए होते हैं, जब हम नई मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे कस्टमर का ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी सेम वही होता है। हम हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं कि हम क्या नई चीजें लेते आए, क्या अट्रैक्टिव हमारे पास ऑप्शंस हो, जिससे हमारा जो शेयर होल्डर है वो कहीं और ना जाए, वो हमारे शेयर्स परचेज करे। फिर सेकंड दिया है लेंडर्स और क्रेडिटर्स इंटरेस्ट। अब क्योंकि हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना होता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना होता है, तो अब सारा पैसा हम शेयर होल्डर्स तो लेते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो और लेंडर्स होते हैं, जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, या और कहीं से जो हम लोन्स लेते हैं और चीजें लेते हैं या क्रेडिट क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई चीजें होती है ना बिजनेस में क्रेडिट पे ही चलती हैं। जैसे हम जब सप्लायर से सामान लेकर आते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इन्वेंट्रीज आती हैं हमारे यहाँ, तो हम तुरंत पेमेंट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, क्रेडिट ड्यू कर देते हैं कि विद इन 30 डेज हम आपको पेमेंट करेंगे। तो अब ये जो 30 डेज का स्लॉट है, 30 डेज तो हमने उनका रॉ मटेरियल यूज कर लिया ना, हमारा तो एक प्रोडक्शन, एक पूरा कहा जाए कि एक पूरी जो हमारा बैच था वो तैयार होके चला गया 15 दिन में या 20 दिन में। 15 दिन में 20 दिन में तैयार होके चला गया, मार्केट में भी पहुंच गया, वहां से सेलिंग भी स्टार्ट हो गई और हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो ये जो क्रेडिट पीरियड होता है ना, हमें इसके लिए भी तैयार रहना है, हमें इसकी भी तैयारी करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए जो हमारे सप्लायर्स हो, जो हमारे लेंडर्स हो, जहाँ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या जिनको हमने डिबेंचर्स दिए हुए, हम उनको भी पूरी तरीके अच्छे अच्छे ऑफर्स देते रहेंगे, जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करते रहें या रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स देते रहें, लोन्स देते रहें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वर्कर्स और एम्प्लॉइज इंटरेस्ट। ये भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार जो आपके मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके एम्प्लॉइज ही होते हैं,
तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे एम्प्लॉयज किस तरीके के हैं। और इन सब चीजों में क्या होता है कि अगर हमने एक एम्प्लॉय पे, उसको ट्रेनिंग पे, उसकी सब चीजों पे इतना पैसा लगाया हुआ है, ऑलरेडी इतना लगाया हुआ है, अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमने पूरा ट्रेन्ड एम्प्लॉय अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जाके बेनिफिट देगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई हमारा प्रोडक्शन ना रुके, हमारी चीजें ना रुके, तो हमारे एम्प्लॉयज भी रुके रहें। फिर दिया हुआ है, it also ensure fair returns to the shareholders, building up reserves for growth and expansion, ensuring financial discipline in the management। ठीक है, अब क्या है, जब हम इन चीजों, इन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फेयर रिटर्न्स आएंगे, यानी हमें हमें अच्छे जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। अब ये जो हमें रिटर्न मिलता है हम इसका कहाँ यूज करेंगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में करेंगे, अपने प्रोविजंस करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्व्स खड़े करेंगे, उन रिजर्व्स से हम बेनिफिट लेंगे, आगे के लिए बेनिफिट लेंगे। तो एक्सपेंशन कर सकते हैं, सिस्टम एक अपनी और कंपनी खोल सकते हैं, या इस तरह की चीजें कर सकते हैं, या मैनेजमेंट को और बेटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मेरिट्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डीमेरिट्स क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि अलग अलग तौर पे गवर्नमेंट के अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो हम बहुत बार आपने देखा होगा ना, टैक्सेस, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि टैक्सेस कम ज्यादा होते रहते हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं, लॉ चेंज होता रहता है, तो कई बार हम जो करना चाहते हैं या जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट का एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन रहता है इन सब चीजों पे, कि बहुत ज्यादा हम अपने इन्वेस्टर को मैनिपुलेट ना कर पाए। फिर सेकंड है रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो जब होता क्या है, जब हम एक ही तरफ ध्यान देने लगते हैं, यानी सिर्फ वेल्थ 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 पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे ध्यान देना कम कर देते हैं, कि हमें प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, अपना नए कौन से प्रोजेक्ट्स लाने हैं जिससे हमें और प्रॉफिट अर्न कर पाए, कर सके हम लोग। तो हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी एक कमी है, डिसएडवांटेज है इसका। मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फ्यू पीपल। और क्योंकि हम हमेशा सिक्योर होना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई शेयर्स उन्हीं को दें जो हमारी कंपनी में कोई मतलब डिस्प्यूट ना क्रिएट करने लगे। तो हमेशा हम क्या करते हैं, वो कुछ ही एक जॉनर के लोग होते हैं जिन्हें ही हम शेयर्स देते हैं, फिर बोनस शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम उन्हीं लोगों को देते हैं शेयर्स जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल रहे, या जो हमारी कंपनी पे कंट्रोल ना कर सके, या कंपनी को हमारे कहा जाए कि प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए, इफेक्ट ना कर पाए। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, फर्म्स वेल्थ इज नॉट कंसिडर्ड, यानी यहाँ पर हम पूरी तरीके फोकस किस पे कर रहे हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी ही वेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्म की वेल्थ की तो बात ही नहीं कर रहे, कि भाई फर्म को भी तो वेल्दी बनाना चाहिए, फर्म की भी तो एसेट्स बढ़ानी चाहिए। फिर उसके बाद दिया हुआ लास्ट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ प्रेस्क्रिप्टिव आइडिया। क्योंकि ये प्रेस्क्रिप्टिव आइडिया, यानी पहले से जो टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने बता दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो पहले से हमें प्रेस्क्राइब है, हम उसी सोच उसी दायरे के अंदर ही रह के काम करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। ओके क्लास, तो क्लास इसमें कोई एक पॉइंट जो आपको ना क्लियर हो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लास थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अटेंडेंस दे दें चैट बॉक्स में। यस, आप सब लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए क्लास।